सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सेशंस को एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप सभी अपडेट्स पा सके जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द यूसीपी। यूसीपी क्या है? दिस इज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आईसीसी है, जो हेडक्वार्टर्ड है पेरिस में, उसने एक टास्क फोर्स को अपॉइंट किया जिसने जो यूसीपी 500 थे उनको बनाया। तो यूसीपी के आगे फर्दर वेरिएंट्स रहते हैं, वर्जन्स रहते हैं एंड उसमें डिफरेंट जो रूल्स हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो यूसीपी 500 था इसमें 49 आर्टिकल्स थे एंड इसको एक बार जब सहमति मिल गई जो बैंकिंग एसोसिएशंस थी उनके द्वारा, बैंकिंग कमीशन के द्वारा, उसके बाद फर्दर इसको 3 साल के लिए चलाया गया एंड इसमें कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचा गया। यानी कि 3 साल तक चलाने के बाद 2003 में आया था, 2003 के बाद इसे 3 साल के लिए चलाया गया एंड फर्दर इसमें क्या हुआ कि इसमें चेंजेस करने के बाद यूसीपी 600 जो चेंजेस थे वो हमारे सामने आए। ओके, एंड अभी भी यूसीपी 600 ही जो है वो इनफोर्स है एंड ये शुरू हुआ था 2007 में, 1 जुलाई 2007 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट फीचर्स अबाउट द यूसीपी 600। तो यूसीपी 600 का पहला मेन फीचर क्या था? एक तो ये एक स्मॉलर वर्जन था, आप कह लीजिए कि इसका यूसीपी 500 का। इसमें 49 आर्टिकल्स थे, लेकिन इसके केस में यूसीपी 600 के केस में 39 आर्टिकल्स थे। कुछ एक आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया था, कुछ एक आर्टिकल्स को मर्ज कर दिया गया था, ओके, एंड कुछ एक को नया ऐड किया गया था। एंड यहाँ पर जो आर्टिकल्स थे उनकी ग्रुपिंग की गई थी कि कौन से आर्टिकल ग्रुप में क्या क्या चीजें के बारे में बताया गया। लाइकवाइज आर्टिकल 1 to 5 के बीच में आपको डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, जो चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बताया गया है। किस तरह से वर्ड्स को आपने इंटरप्रेट करना है, क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, उनकी इंडिपेंडेंसी के बारे में बताया गया है कि वो इंडिपेंडेंट है, किस तरह से इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में बताया गया है। एंड एलसी के केस में पर्टिकुलरली अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उनके बारे में बताया गया है। अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक एलसी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ही है, फर्दर एलसी किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही एलसी जो है वो ओपन की जाती है। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फर्दर जो ग्रुपिंग की गई है दैट इज फॉर आर्टिकल 6 to 10। आर्टिकल 6 to 10 के बीच में अवेलेबिलिटी के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में, प्लेस के बारे में, जो भी इशूइंग बैंक है उनकी ऑब्लिगेशंस, कंफर्मिंग बैंक की ऑब्लिगेशंस ऑफ इशूइंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक की ऑब्लिगेशंस। सो इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ पर बताया गया? आर्टिकल 6 to 10 के बीच में बताया गया है। इसी तरह से अगर फर्दर बात करें 11 to 17 आर्टिकल में, इनमें क्या बताया गया है? जो प्री एडवाइज्ड आपके क्रेडिट्स हैं, एडवाइज करने से पहले जो क्रेडिट आप देते हैं, ठीक है, उसके बारे में, नॉमिनेटेड बैंक के बारे में, जस्ट एक आइडिया से ले रहे हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, इसके द्वारा जो रीइंबर्समेंट की जाती है, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी, पहले 2 पार्ट देखे हैं, तो आपको ये चीज़ें आसानी से टर्म्स समझ में आएंगी। रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट किस तरह से है, ओके, एंड रिगार्डिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस वगैरह क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है अंडर आर्टिकल 11 to 17। इट इज आर्टिकल 18 जो कि रिलेटेड है विद द कमर्शियल इनवॉइस। ये कमर्शियल इनवॉइस के साथ रिलेटेड है। जो 19 to 27 है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके साथ ये जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ रिलेटेड है। ओके, एंड जो आर्टिकल 28 है दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, क्योंकि जो भी आप सामान भेज रहे हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसमें इंश्योरेंस का जरूरत भी पड़ेगा, तो ये उसके साथ रिलेटेड है। ओके, देन आर्टिकल 29 to 33 ये रिलेटेड है रिगार्डिंग द एक्सटेंशन। अगर किसी तरह का एक्सटेंशन चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में, क्या क्या टॉलरेंस जो है वो लिमिट्स प्रोवाइडेड हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? क्षमता किसी चीज को सहने की। अगर किसी तरह का, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो आपके एलसी के अंडर, ठीक है, किसी तरह का उसमें चेंज है, ठीक है, क्वांटिटी में या किसी और चीज को लेकर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें चेंज है तो उसके रिगार्डिंग ये रहता है। ओके, एंड अगर कोई पैसे पहले लेने हैं, बेनिफिशियरी ने पार्शियल ड्राइंग करनी है या फिर कंप्लीट ड्राइंग करनी है,
उनके बारे में भी इसी के अंडर, इन्हीं आर्टिकल्स के अंडर कवर किया गया है। ओके, देन आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करना पड़ता है एक टाइम बाउंड मैनर में, एंड उनका रिप्लाई करना होता है। आप उनको ये नहीं कि होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी इसमें बात की गई है। नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल्स हैं 34 टू 37, ये डिफरेंट डिस्क्लेमर्स से रिलेटेड हैं। जो भी डिस्क्लेमर दिए जाते हैं अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, उनसे रिलेटेड है। एंड जो 38 टू 39 है लास्ट वंस, ये रिलेट करते हैं विद द ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि जो भी प्रोसीड्स हैं जिनके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया गया है, उनकी ट्रांसफरेबिलिटी के रिगार्डिंग, उनकी असाइनमेंट के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली है यूसीपी 600 के बारे में, वो ये है कि ये जो रूल्स है ना, ये ऑटोमेटिकली कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे ओपन किया गया है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन की गई, ठीक है, तो उसमें 600 यूसीपी 600 के रिगार्डिंग क्लोज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसके ऊपर अप्लाई होगा, तभी इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो अप्लाई होगी इसके ऊपर। अदरवाइज वो कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी, वो एक्सक्लूडेड रहेंगी। ओके, क्रेडिट से। यूसीपी क्या है? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस है ना, तो ये प्रैक्टिसेस जो है, ये कस्टम्स को आपने फॉलो किया है नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्लोज मेंशन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, एक्सप्रेसिवली इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं अंडर द आर्टिकल्स, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 2 के बारे में, जो डील करता है विद द रिवोकेबल क्रेडिट्स। अब रिवोकेबल, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट अगर याद हो तो रिवोकेबल क्या है? जिसे जो इशूइंग बैंक है वो अमेंड कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है विदाउट एनी नोटिस टू द सेलर। ओके, ये जो रिवोकेबल क्रेडिट है, ये आर्टिकल 2 में एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। यूसीपी 600 में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आर्टिकल 2 जो है वो इस चीज को स्पेसिफिकली क्या करता है? डिफाइन करता है कि क्रेडिट क्या है, कि एक अरेंजमेंट है जो इररिवोकेबल है। इवन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो क्या है? ऐसा अरेंजमेंट है जो इररिवोकेबल है, जिससे हम मना नहीं कर सकते बाद में। एंड फर्दर जो आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है कि इवन अगर मेंशन्ड भी नहीं है तो भी वो क्या है? इररिवोकेबल है। क्रेडिट क्या है? इररिवोकेबल। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन नहीं भी है कि ये इररिवोकेबल है या रिवोकेबल है, स्टिल जो उसकी डेफिनेशन हम काउंट करेंगे वो क्या करेंगे कि ये इररिवोकेबल क्रेडिट है। सो इररिवोकेबल क्रेडिट के बारे में बात करता है क्या? आर्टिकल 3। तो जब भी हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जनरली क्या है? हम लेटर ऑफ क्रेडिट की ही बात कर रहे हैं। ओके, एंड फर्दर इस चीज को और ज्यादा भरोसेमंद क्या बनाता है? आर्टिकल 10 बनाता है। आर्टिकल 10 बनाता है। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? आर्टिकल 10 क्लियरली कहता है कि जो क्रेडिट है, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ना तो उसे अमेंड किया जा सकता है, ना उसे कैंसिल किया जा सकता है विदाउट द एग्रीमेंट। 3 पर्संस का इसने नाम लिया यहाँ पर। एक तो यहाँ पर है इशूइंग बैंक, ठीक है। दूसरा वो बैंक है जो इशूइंग बैंक के शूज में प्लेस होता है, यानी कि जो इशूइंग बैंक की जिम्मेदारी निभाता है इसकी कंट्री में, एक्सपोर्टर की कंट्री में, यानी कि जो कंफर्मिंग बैंक है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म कर रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी पूरी रहती है ना। तो इसकी भी पूरी क्या चाहिए? सहमति चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। एंड थर्ड एंड मेजर जो पार्टी इफेक्ट होगी, दैट इज बेनिफिशियरी, इन तीनों की सहमति चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए इन तीनों का, ठीक है। उसके बाद ही ऐसा कोई क्रेडिट ओपन हो सकता है। फर्दर यहां पर ये कहा गया है कि इवन जो बेनिफिशियरी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? सेल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बेस पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया जाता है, ठीक है। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी उसको यहां पर अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट वो ओपन करवाना चाहता है, वो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना चाहता है, ठीक है। अगर चाहता ही है, बेनिफिशियरी भी इतना रिस्क उठाना चाहता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को अमेंड किया जाए, तो उसे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि वो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाना चाहता है, ठीक है, तभी हो पाएगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल अंडर यूसीपी 600 कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो रिवोकेबल हो। ओके, इसके अलावा जो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 हैं, इनमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इन लेटर ऑफ क्रेडिट, उनके बारे में भी बात की गई है। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, चाहे वो एडवाइजिंग बैंक के रिलेटेड है, एप्लीकेंट कौन है, बैंकिंग डे क्या रहता है, बेनिफिशियरी क्या है, कंफर्मेशन, कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग क्या है यहाँ पर
डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं। तो जो आर्टिकल 7 एंड 8 है ये डील करता है विद द डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये है इशूइंग बैंक, ओके, एंड ये है बेनिफिशियरी बी, ओके। यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक होगा जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या किया है, कंफर्म किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि एक चीज़ तो ये होगी कि कंफर्मिंग बैंक ने ही नेगोशिएट कर लिया, ये नेगोशिएटिंग बैंक बन गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जो बैंक है वो इशूइंग बैंक के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो। वो क्या हो सकता है, एक नॉमिनेटेड बैंक हो सकता है जो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा। वी आर टेकिंग द केस कि यहाँ पर जो बैंक है, नॉमिनेटेड बैंक है, वो डिफरेंट है किससे, कंफर्मिंग बैंक से। वो क्या है, डिफरेंट है किससे, कंफर्मिंग बैंक से। तो एक नॉमिनेटेड बैंक जो है उसका काम क्या रहता है कि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करना, नेगोशिएट करना है यहाँ पर, ओके। सो आर्टिकल 7-8 ये कहता है कि जो इशूइंग बैंक है या फिर जो कंफर्मिंग बैंक है, अब नॉमिनेटेड बैंक ने क्या करना है, नॉमिनेटेड बैंक का काम क्या रहता है कि जब इसने शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स दे दिए नॉमिनेटेड बैंक को, तो नॉमिनेटेड बैंक ने इन डॉक्यूमेंट्स के बदले में इसको, अगर साइट एलसी है कि आपके डॉक्यूमेंट मिलते हैं, आपने पैसा देना है, तो आपको साथ के साथ पैसा देना पड़ेगा, प्रीपे करना पड़ेगा ना पैसा, क्योंकि अभी नॉमिनेटेड बैंक के पास तो पैसा आया नहीं है, नेगोशिएटिंग बैंक के पास तो पैसा आया नहीं है। तो या तो आपको प्रीपे करना पड़ेगा या फिर आप क्या करेंगे, डेफर पेमेंट करेंगे, या आप इसको साइड पेमेंट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, डेफर्ड पेमेंट करेंगे कि कुछ समय के बाद आप इसको पेमेंट करेंगे। यही चीज रहती है, ठीक है। तो चाहे ये प्रीपेड पेमेंट हो, चाहे ये डेफर्ड पेमेंट हो, ठीक है, चाहे नॉमिनेटेड बैंक ने अपनी खुद की जिम्मेदारी ले रही हो, एक्सेप्टेंस पेमेंट हो, चाहे ये डेफर्ड हो, चाहे प्रीपेड हो, चाहे एक्सेप्टेंस पेमेंट हो, एक्सेप्टेंस एलसी जैसे हमने पढ़ी थी, एक्सेप्टेंस पेमेंट हो, ठीक है, स्टिल एक अंडरटेकिंग दी जाएगी इशूइंग बैंक के द्वारा या फिर कंफर्मिंग बैंक के द्वारा कि मैच्योरिटी आने पर इसे पे किया जाएगा। तो एक अंडरटेकिंग दी जाएगी इशूइंग बैंक के द्वारा एंड कंफर्मिंग बैंक के द्वारा कि मैच्योरिटी आने पर ये नॉमिनेटेड बैंक को यानी कि नेगोशिएटिंग बैंक को रीइंबर्स करेंगे। सो इस अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग जो आर्टिकल 7 एंड 8 है, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट इट इज एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट्स। तो एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट्स जो कवर है, इट इज कवर्ड इन आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में कवर्ड है। अब एडवाइजिंग कौन करता है, एडवाइजिंग बैंक करता है, यानी कि जब इशूइंग बैंक के द्वारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को दी जाती है जनरली, या फिर कोई डिफरेंट बैंक भी हो सकता है जो एडवाइजिंग बैंक की तरह का। एडवाइजिंग बैंक का काम क्या रहता है कि इसने बेसिकली जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको आगे एडवाइस करना है बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पर ये हमारा एडवाइजिंग बैंक है। तो इसका काम क्या है कि जो बेनिफिशियरी है, जो एक्सपोर्टर है, उसको इसने जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसे एडवाइज करना है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 9B ये प्रोविजन है कि जो एडवाइजिंग बैंक है, चाहे वो सेम बैंक है, चाहे वो कोई डिफरेंट बैंक है, यहाँ भी हो सकता है कि मे बी दो बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व हो एडवाइजिंग बैंक की तरह, ठीक है। तो जितने भी एडवाइजिंग बैंक हैं या कोई भी जो एडवाइजिंग बैंक है, उसके लिए ये मैंडेटरी होगा कि उसने क्या देना है, एक अंडरटेकिंग देनी है, उसे इस चीज को सर्टिफाई करना होगा कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट वो एडवाइज कर रहा है आगे बेनिफिशियरी को, वो हूबहू है जैसी लेटर ऑफ क्रेडिट उसे इशूइंग बैंक से रिसीव हुई, ओके। इशूइंग बैंक से जिस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट उसे रिसीव हुई है, सेम लेटर ऑफ क्रेडिट उसने आगे बेनिफिशियरी को दी है, इसकी चीज के रिगार्डिंग उसे सर्टिफाई करना होगा अंडर सेक्शन आर्टिकल 9। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट्स। तो वैसे तो हमने देखा था कि जो आपके पास रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होती है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, बिना कंसेंट के। अदरवाइज अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो वहां पर जो बेनिफिशियरी है उसका क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए उसकी। तो इस चीज को कवर किया गया अंडर आर्टिकल 10। जो अंडर आर्टिकल 10 है ये किसके साथ डील करता है, अमेंडमेंट के साथ डील करता है। एंड जो सेक्शन इसका आर्टिकल 10C है, ये यहां पर एक प्रोविजन देता है कि जो बेनिफिशियरी है उसे इस अमेंडमेंट का, मान लीजिए कोई इशूइंग बैंक के द्वारा, यहां पर इशूइंग बैंक है जिसके द्वारा कोई लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या की गई है, अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। एंड ये अमेंडमेंट अब किसकी नॉलेज में लाई गई है, यहां पर जो हमारा बेनिफिशियरी है उसकी नॉलेज में भी ये चीज लाई गई है कि इस तरह की कोई भी अमेंडमेंट की गई है लेटर ऑफ क्रेडिट में। तो अब ये चीज है जो हमारा आर्टिकल 10C है, ये कहता है कि इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग इसके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का जो भी चीज है वो बेनिफिशियरी को देनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो वो चाहेगा कि हाँ उसे ये अमेंडमेंट्स मंजूर हैं, या फिर होगा कि उसे वो इन अमेंडमेंट्स को मंजूर नहीं करता, वो इन चीजों को रिजेक्ट करता है, ये चीज हो सकती है। तो उसे एक्सेप्टेंस का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है।
किसको, बेनिफिशियरी को, अगर वो एक्सेप्ट करता है। एंड अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं करता, उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो ये माना जाएगा कि जो अमेंडमेंट्स थी उन्हें बेनिफिशियरी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, तो इसे किसके अंडर कवर किया गया, अंडर आर्टिकल 10C। नेक्स्ट जो है दैट इज टाइम अलाउड टू बैंक्स फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, यानी कि कोई बैंक है जिसने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है तो उसे कितने दिन का टाइम दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो UCP 500 था, यानी कि 600 से पहले, जो रिसेंट चल रहा है वो क्या है, 600, UCP 600 है। तो UCP 500 जो था वो कहता था कि एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, एक उचित टाइम दिया जाएगा, रीजनेबल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। कितने टाइम, दिन का, 7 डेज का दिया जाएगा, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें रिव्यू करना है। एंड ये 7 डेज कौन से हैं, ये बैंकिंग डेज हैं। बैंकिंग डेज का मतलब है जब रेगुलर बैंकिंग की वर्किंग चल रही है, ठीक है, हॉलीडेज उसमें से निकाल दीजिए। ओके, तो वो चीज दी गई थी UCP 500 में। लेकिन अब इस टाइम को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। रिव्यू के लिए जो टाइम है अंडर UCP 600, इसे नीचे लाया गया है टू 5 बैंकिंग डेज। बैंकिंग डेज कहने का मतलब है वर्किंग डेज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अलग से लिखने की बात नहीं है। 5 बैंकिंग डेज कहने का मतलब क्या है कि जब वर्किंग है तो वो ही टाइम है जब जो बैंक है वो रिव्यू कर सकता है, रेगुलर ओपन है किसी प्लेस पर। ओके, एंड ये कौन से आर्टिकल में कवर्ड है, दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ये कवर्ड है। नेक्स्ट इट इज नॉन मैचिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं अगर वो मैच नहीं करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उस केस में क्या किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ही कवर्ड है ये भी। ओके, तो इसके लिए एक्सक्लूसिव कौन सा सेक्शन है, आर्टिकल 14 का सेक्शन D है, जिसमें UCP जो 600 के हिसाब से क्या कहा गया है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी लगती है जहां पर डाटा की क्लैरिफिकेशन जरूरी है, अगर कोई मिरर इमेज नहीं है डॉक्यूमेंट की एंड डाटा क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जब उसे विद द कंटेक्स्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट उसे देखते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के लहजे से हम उसे देखते हैं, ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो है कि जो डाटा है वो मैच नहीं कर रहा है, डाटा इज नॉट मैचिंग। एंड सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में होना चाहिए वैसे ही नहीं है, नोट एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, उन चीजों के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। ओके, so that is covered under article 14D. Next it is regarding the examination of the documents, and ये भी किस में covered है, article 14 में ही covered है, examination of documents। तो जैसे आपको बताया था article 14 में ऑलरेडी कि इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट से पहले पढ़ा था कि टाइम अलाउड है कि 5 बैंकिंग डे हैं जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बैंक्स को अलाउ करना है या फिर उन्हें रिफ्यूज करना है, ठीक है। यानी कि पहले जो UCP 500 में था वो क्या था कि आपको 7 दिन से ज्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब UCP 600 के जो आर्टिकल 14 है, UCP 600 का जो आर्टिकल 14 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 बैंकिंग डे हैं जिसमें बैंक्स को रिफ्यूज करना है या फिर एक्सेप्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को। अब यहां पर एक चीज को ध्यान से समझेंगे कि एक पीरियड रहता है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड ये पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन कितने दिन का रहता है, ये रहता है 21 डेज का। अब बात है कि ये 21 डेज एंड ये 5 डेज क्या है, ठीक है। प्रेजेंटेशन करने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने में इतना टाइम लगा, ठीक है, यानी कि जहां पर एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, ठीक है, जहां पर जो डॉक्यूमेंट है एक्चुअली उसे ट्रांसपोर्ट किया जाना है, वहां पर ये पीरियड 21 डेज का काउंट किया जाएगा बीच में, उसके बाद 5 डेज मिलेगा, ठीक है। जिस दिन प्रेजेंट हो गया उसके बाद 5 बैंकिंग डेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉपीड वर्जन है या जहां पर जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है एंड वहां पर फिर भी पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन मांगा गया, यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था जिसकी कोई कॉपी भेजी गई, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट भेजी गई, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको ट्रांसपोर्ट करना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन को मांगा गया है, अलाउ करने के लिए बोला गया है, पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन को अलाउ करने के लिए बोला गया है। उसके केस में क्या रहेगा, उसके केस में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एक्सप्रेसिवली, एक्सप्रेस कहने का मतलब है कि वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट में ये चीज मेंशन की गई हो कि कोई सर्टेन टाइम पीरियड इस चीज में दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो भी एड्रेस है, एड्रेस किसके, बेनिफिशियरी के, बेनिफिशियरी का एड्रेस हो गया,
एप्लीकेंट का एड्रेस हो गया, ठीक है। अब इन्हें लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर या फिर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के ऊपर मेंशन करना जरूरी नहीं है, ओके। एंड नाउ इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एड्रेस मेंशन करने जरूरी नहीं है तो वो क्या, यहां पर कंडीशन क्या है कि ये सेम ही कंट्री में होने चाहिए, विद इन सेम कंट्री होने चाहिए, ओके। एंड ये किसमें मेंशन है, दिस इज मेंशनड इन आर्टिकल 14K। देन नेक्स्ट इट इज नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, इसे डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 14G। आर्टिकल 14G क्या कहता है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट, मान लीजिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसके साथ इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके लेटर ऑफ क्रेडिट से अनरिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है वो भी दिया जाता है, उसे भी प्रेजेंट किया जाता है, तो कंफर्मिटी चेक करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट जेन्युइन है या नहीं है, सही है या नहीं है, या उसको कंफर्म करने के लिए अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ही जांचा जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन, एंड ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 15 में। तो ये जो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग जो आर्टिकल 15 है, ये यूसीपी 500 में जो कमी पेशियां थी उनको दूर करता है। यूसीपी 500 में क्या रहता था कि सेटलमेंट कब शुरू होगी उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का जो प्रोविजन है, कोई एविडेंस नहीं दिया जाता था कि सेटलमेंट प्रोसेस कब शुरू होगा, ठीक है। लेकिन यूसीपी 600 क्या कहता है कि अगर जब जो इशूइंग बैंक है या फिर जो नॉमिनेटेड बैंक है, तो यहां पर दो चीजें ध्यान से रखनी है, एक तो इशूइंग बैंक या फिर नॉमिनेटेड बैंक, जब इनमें से कोई भी एक बैंक जो है वो इस चीज को कह देता है कि जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन की गई है डॉक्यूमेंट्स की शिपमेंट के रिगार्डिंग, जो भी बेनिफिशियरी से डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो सही है, वो क्या है, सही है, यानी कि कंप्लायंट है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, तो उसके इस बाद जो प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो सेटलमेंट का प्रोसेस है उसे इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट इट इज डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स, वेवर एंड नोटिस। तो यहां पर भी कई चीजों को ओवरकम किया गया है एंड एक्सटेंड किया गया है यूसीपी 500 की। तो लेटेस्ट हमारे पास यूसीपी 600 है, इससे पहले क्या था, यूसीपी 500 था। तो इसमें क्या रहता था कि मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडवाइजिंग बैंक के द्वारा या फिर नेगोशिएटिंग बैंक के द्वारा आप कह लीजिए कि आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या किए गए हैं, आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं, मान लीजिए इसमें किसी तरह की कमी पेशी है एंड इनको रिफ्यूज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इशूइंग बैंक के द्वारा। यहां पर इशूइंग बैंक है जो इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। एंड ये रिफ्यूजल के बाद क्या करेगा, अगर तो कोई इंस्ट्रक्शन पहले ही नेगोशिएटिंग बैंक के द्वारा दी गई थी कि इन डॉक्यूमेंट्स को वापस करना है, तो इशूइंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएटिंग बैंक को वापस कर देगा, ओके। लेकिन अब यूसीपी 600 में अंडर आर्टिकल 16 जो है आपको नई प्रोविजंस दे दी गई हैं, नए यहां पर चीजें दे दी गई हैं, जिसके तहत क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको होल्ड करेंगे जब तक आपके पास फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आती प्रेजेंटर के द्वारा, ठीक है। जब तक यानी कि नेगोशिएटिंग बैंक फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं देता, जो होल्डिंग बैंक है, इशूइंग बैंक है, वो उन डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करके रखेगा अंडर द स्टेटस पेंडिंग, ओके। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को, जो होल्डिंग बैंक है यानी कि इशूइंग बैंक है, वो डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करके रखेगा अनटिल अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी थी, कोई चेंज था, कोई मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई और कंडीशन दी गई थी लेकिन उस चीज को पूरा नहीं किया गया, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स को जब इशूइंग बैंक ने देखा तो उस कंडीशन को पूरा नहीं किया गया। अब इशूइंग बैंक ने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट्स की सलाह किससे की, एप्लीकेंट से की कि इस तरह के चेंजेस हैं, क्या हम वापस कर दें या किस तरह से करें। तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स को होल्ड पे रखा गया अनटिल जो एप्लीकेंट था उसने वेव कर दिया उस कंडीशन को, एप्लीकेंट वेव्ड दैट टर्म, यानी कि जिस चीज की कमी पेशी थी उस चीज को वेव कर दिया गया, वेव्ड दैट कंडीशन एंड एक्सेप्टेड इट। एंड इसके रिगार्डिंग, एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग एप्लीकेंट से सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा, ओके। तो दूसरा क्या हो गया कि एप्लीकेंट ने वेव कर दिया उस चीज को। या थर्ड क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि अभी इसने इशूइंग बैंक ने आगे एप्लीकेंट को दिया ना हो एंड जो नेगोशिएटिंग बैंक है यानी कि प्रेजेंटर जो बैंक है उसने जो इंस्ट्रक्शंस दे दी हो इशूइंग बैंक को कि फर्दर आप इसको होल्ड करके रखिए जब तक कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं आती है, तो उसके बेस पर भी इसको होल्ड किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स को, ओके। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जो उसमें कवर हो सकते हैं एंड दिस इज कवर्ड इन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये कवर्ड है,
तो यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको ये आर्टिकल बता रहा हूँ। देन इट इज आर्टिकल 17 दैट इज रिगार्डिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये एक प्रिसाइज डेफिनेशन देता है आर्टिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ओरिजिनल सिग्नेचर है, मार्क है, स्टैंप है, लेबल है, इश्यूअर के द्वारा, यानी कि जिसने डॉक्यूमेंट इश्यू किए उसके द्वारा, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगता है कि जो लिखा गया है, टाइप किया गया है, या फिर स्टैंपिंग की गई है डॉक्यूमेंट इश्यूअर के द्वारा। ओके, तो एक प्रिसाइज डेफिनेशन किस चीज की मिलती है आपको? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मिलती है। या फिर मान लीजिए कि इश्यूअर के लेटर हेड के ऊपर है, एक तो चीज होगी कि उसके द्वारा लिखी गई है, उसके द्वारा टाइप की गई है, या फिर उसके ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं, या मार्क है, स्टैंप है, लेबल है, या फिर उसकी जो लेटर हेड यानी कि उसकी स्टेशनरी के ऊपर मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट, या फिर कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली ये स्टेट करता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिया गया डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा? ओरिजिनल ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो जो आर्टिकल 19 to 24 हैं वो डील करते हैं विद द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें अगर बिल ऑफ लेडिंग की बात करें, ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग में क्या है, क्या चीज शो होनी चाहिए कि जो गुड्स हैं उनको शिप कर दिया गया है, कौन सी वेसल यानी कि कौन सी शिप पे किया गया है, गुड्स आर शिप्ड ऑन बोर्ड, गुड्स को शिप कर दिया गया है, ऑन बोर्ड कर दिया गया है, कौन सी वेसल पर किया गया है, वो एक सिंपल सी चीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज एक्सेप्टेबल है कि जो चार्टरर है, ठीक है, तो चार्टरर को आप इस तरह से समझिए कि एक शिप है, तो शिप पूरी की पूरी तो एक जाएगी नहीं, उसमें डिफरेंट क्या होंगे, कंटेनर होंगे। ठीक है, तो ये जो इसका बिल ऑफ लेडिंग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग। ओके, तो यहां पर चार्टर के द्वारा क्या है, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि उसके चार्टर के ऊपर, चार्टर कौन है यानी कि जो चार्टर का मालिक है, ठीक है, तो उसके चार्टर के ऊपर जो सामान है वो जा रहा है, ओके, उसे शिप किया गया है। या फिर चार्टर के बिहाफ पर उसका अगर एजेंट साइन कर देता है तो वो भी क्या है, वो भी जेन्युइन माना जाएगा। ओके, एंड अगर उसका एजेंट साइन करता है तो वो जेन्युइन भी माना जाएगा, एंड वहां पर चार्टर के नेम को मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो यहां पर यूसीपी 600 में क्या किया गया है कि एक जेनरिक रूल का सेट बना दिया गया है, यानी कि सभी तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए एक जेनरिक रूल्स का जो है सेट तैयार कर दिया गया है, एंड वो रूल्स जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है रिगार्डिंग द नेम ऑफ कैरियर, कि कैरियर का नेम आएगा। जैसे मैंने आपको चार्टर बताया, तो जॉन से कैरियर पर जा रहे हैं, उसका क्या नाम है, उसके सिग्नेचर्स, साइन, अगर उसका एजेंट साइन कर रहा है तो एजेंट का साइन आ जाएगा कैरियर के बिहाफ पर, ओके, एंड एजेंट का नेम आ जाएगा। एंड जो इनके सिग्नेचर्स हैं डैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, जो सिग्नेचर्स हैं एजेंट के या फिर मास्टर के वो आइडेंटिफाइड हो। एंड अगर ये मास्टर है एंड ए एजेंट है, अगर एजेंट ने साइन किए हैं तो यहां पर साइन इंडिकेट करते हो कि ये एजेंट के सिग्नेचर हैं, एंड अगर एजेंट ने सिग्नेचर किए हैं तो मास्टर के नेम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, एंड इसे कवर किया गया है अंडर द आर्टिकल 28। यानी कि अगर पहली चीज क्या है कि अगर आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में जो कवर मांगा गया है वो 10 लाख का मांगा गया है फॉर एग्जांपल, एंड आप कवर दे रहे हैं या ले रहे हैं 15 लाख का, तो वो चीज क्या है, एक्सेप्टेबल है। ये नहीं है कि 10 लाख है लिखा है तो 10 लाख का कवर चाहिए। अगर ज्यादा आप रेंज को कवर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। एंड देन रिस्क मस्ट बी कवर्ड एट लीस्ट बिटवीन द शिपमेंट पॉइंट्स, यानी कि शिपमेंट पॉइंट्स के बीच का जो रिस्क है वो कम से कम कवर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग दी पार्शियल ड्राइंग्स एंड पार्शियल सेटलमेंट, एंड इसे कवर किया गया है अंडर आर्टिकल 31। तो जो नई इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग द पार्शियल शिपमेंट वो इस आर्टिकल के थ्रू कवर की गई है। पार्शियल शिपमेंट के रिगार्डिंग जो नई इंटरप्रिटेशन है वो इसमें कवर की गई है। नेक्स्ट इट इज फोर्स मेजर, एंड ये आता है अंडर आर्टिकल 36। नाउ दिस क्लोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्स मेजर होता क्या है, ये कोई एक ऐसी घटना होती है जिसको हम अनुमान ही नहीं लगा सकते एंड जिसको टाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। एंड अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है एंड जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं इशूइंग बैंक के पास, ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको 5 दिन का टाइम पीरियड तो मिल गया, 5 बैंकिंग डेज तो मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको रीओपन किया, कोई ऐसी घटना हो गई जिसको आप टाल नहीं सकते थे
एंड आपने रीओपन किया, बैंकिंग फिर से शुरू हुई, एंड उस टाइम पर अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होती है तो जो बैंक हैं वो उसे नेगोशिएट नहीं करेंगे। बैंक्स विल नॉट नेगोशिएट और ओनर अंडर अ लेटर ऑफ क्रेडिट जो फोर्स मेजोर इवेंट के केस में एक्सपायर हो चुकी है। So that was all regarding the UCP rules and articles. So visit our website https://iibf.info for full course videos and chapter-wise previous questions, mock test, and all the study materials. And also subscribe to our channel now. Press the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video.